हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो? तो आइए, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का पार्ट 4 का हम चर्चा कर रहे हैं। पार्ट 3 में आप लोग डीएल नोमेनक्लेचर का हम चर्चा किए थे। तो अगर आप पार्ट 3 का वीडियो या लेक्चर देखना चाहते हैं तो आइकॉन का बटन दबाकर वहाँ पर आप पहुँच सकते हैं प्रीवियस वीडियो को देखने के लिए। ठीक है, तो आइए हम पार्ट 4 की चर्चा कर रहे हैं अब, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो थोड़ा सा हम चर्चा कर देते हैं। प्रीवियस जो वीडियो था उसमें पार्ट 3 का वर्णन किया गया था। उसमें हम बताए थे कि कॉन्फ़िगरेशन जो होगा, यानी कि जो आइसोमेरिज्म ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, स्टेरियो आइसोमेरिज्म है, तो 3D शेप में है। तो 3D शेप के लिए क्या था, याद कीजिए, वेज डैश कॉन्फ़िगरेशन। दूसरा था आपका फिशर प्रोजेक्शन, और तीसरा है आपका RS कॉन्फ़िगरेशन या RS नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर दो ही तरह से हम लोग करेंगे ऑप्टिकल आइसोमर का। फिशर प्रोजेक्शन के द्वारा हम लोग चर्चा किए थे प्रीवियस वीडियो में डीएल नोमेनक्लेचर, डेक्स्ट्रो और लेवो हम किसको कहेंगे, फिशर प्रोजेक्शन से ही पता चलेगा। खैर, RS कॉन्फ़िगरेशन का अगर हम चर्चा कर देंगे तो वेज डैश जो आपका है कॉन्फ़िगरेशन, उसको भी आसानी से हम लोग तय कर सकते हैं कि डी है कि एल फॉर्म है, नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम चर्चा करते हैं RS कॉन्फ़िगरेशन। RS कॉन्फ़िगरेशन तो वेज डैश से भी चर्चा करेंगे और फिशर प्रोजेक्शन में भी हम चर्चा करेंगे कि RS कॉन्फ़िगरेशन आर कौन होगा और एस क्या होगा। तो आइए चर्चा करते हैं पहले RS कॉन्फ़िगरेशन का। RS कॉन्फ़िगरेशन, पहले जरा मीनिंग समझ लीजिए। आर मीन्स होता है, आर जो देख रहे हैं ये रेक्टम से बना हुआ है, रैक्टम, और रैक्टम मीन्स होता है आपका किधर की रोटेट कर जाना, क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जितना भी है वो प्लेन पोलराइज लाइट के प्रति लेफ्ट या राइट या कहिए क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो रैक्टम के मतलब हो गया आपका राइट, यानी राइट की अगर रोटेट कर जाएगा तो उसको हम बोलेंगे आर कॉन्फ़िगरेशन। फिर आपका जो एस है, एस जो देख रहे हैं ये सिनिस्टर सबसे बना हुआ है, और सिनिस्टर मीन्स होता है लेफ्ट। क्लियर है यहां तक बच्चों? लेफ्ट। तो आर कॉन्फ़िगरेशन हम किसको कहेंगे और एस कॉन्फ़िगरेशन हम किसको कहेंगे? ठीक है, तो इसके लिए कुछ रूल बनाए गए हैं, उस रूल की हम चर्चा करते हैं। ठीक है, रूल जो बनाया गया है पहले भी हम चर्चा किए थे, CIP, 3 वैज्ञानिक मिलकर। खैर छोड़िए इसका फुल फॉर्म खैर पहले चर्चा कर चुके हैं, अब CIP रूल हम चर्चा कर रहे हैं। तो आपका जो स्ट्रक्चर जो रहेगा है ना, अरेंजमेंट जो रहेगा दो फॉर्म में रहेगा, वेज डैश और फिशर प्रोजेक्शन, और है मगर दो ही का हम चर्चा कर रहे हैं। पहले वेज डैश का हम चर्चा कर रहे हैं, वेज डैश प्रोजेक्शन। तो याद करो, वेज डैश प्रोजेक्शन में एक वेज डैश होता है और 2 गो नॉर्मल लाइन होती है। जैसे मान लो कि ये मेरा कायरल सेंटर है, कायरल सेंटर को समझने के लिए
प्रेवियस वीडियो में आइकॉन बटन दबाकर उस लेक्चर को आप देख सकते हैं, तब समझ में आसानी से आने लगेगा कि कायरल सेंटर क्या है। ध्यान दीजिएगा, कायरल सेंटर के द्वारा हम मान लो कि इधर एक हाइड्रोजन एटम जोड़ दिए, इधर हम क्लोरीन जोड़ दिए, और डैश के द्वारा हम इधर क्लोरीन लगा देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ब्रोमीन लगा देते हैं, और वेज जो मेरा बना है इसके साथ हम आयोडीन ग्रुप लगा देते हैं, एटम लगा दिया, ये हो जाएगा मेरा कायरल सेंटर। ये क्या बतलाता था? इनवर्ट, ये जो प्लेन है, ये भी तो बोर्ड क्या है मेरा, प्लेन है, तल है, इस तल के अंदर की ओर जो एटम होंगे उसको हम रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं? डैश के द्वारा। और ये क्या बतलाता है? बाहर की ओर, यानी ऑब्जर्वर जिधर से ऑब्जर्व जो कर रहा है, तो जो सामने की ओर होगा, अवे द ऑब्जर्वर, उसको हमेशा किसके द्वारा? वेज के द्वारा। और दूर होता होगा यानी कि अंदर की ओर होगा तो उसको हम डैश के द्वारा। क्लियर है? तो आइए इसमें हम चर्चा करते हैं कि यह आर कॉन्फ़िगरेशन होगा, यानी कि आर फॉर्म में है कि मेरा ये एस फॉर्म में है, यहाँ मिरर लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो CIP रूल क्या कहता है जरा समझ लीजिए। ये कहता है कि हाईएस्ट या हायर द एटॉमिक नंबर, मानो जिस चारों जो एटम है उस एटम में देखा जाए कि किनका एटॉमिक नंबर क्या है? हाईएस्ट, उसको हम क्या देंगे? फर्स्ट देंगे। प्रायोरिटी जब हम देंगे तो उसको हम फर्स्ट मानेंगे। हायर द एटॉमिक नंबर यानी प्रायोरिटी के आधार पर है, सीनियरिटी कहिए, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसको हम फर्स्ट मानेंगे, इससे कम होगा तो सेकंड, यानी कि 1 2 3 1 2 3 इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे। किसके आधार पर? एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या के आधार पर। ठीक है, और दूसरा चीज जान लीजिए वेज डैश प्रोजेक्शन में कि जो लोएस्ट जो प्योरिटी जिसको आप दीजिएगा वो हमेशा डैश पर होना चाहिए, यानी कि इनवर्ड की ओर होना चाहिए, यानी कि लोअर जो प्योरिटी मिलेगा जिस एटम का या जिस ग्रुप का, है ना, वो हमेशा किधर होना चाहिए? डैश पर होना चाहिए, डैश पर, यानी कि लोअर प्योरिटी हमेशा कहां रहेगा? डैश पर रहेगा, यानी कि अंदर की ओर, इनवर्ड। ठीक है, इतना बात ख्याल रखिएगा, तब हम लोग समझेंगे कि कौन सा कॉन्फ़िगरेशन के फॉर्म में है, ये आर में है कि एस में है। करना क्या है? एकदम सिंपल है, 1 2 3, जैसे मान लो कि 1 है, ये मेरा 2 है, और ये मेरा 2 3, तो हम चलेंगे किधर से? 1 से 2 की ओर, और 2 से चलेंगे हम 3 की ओर। यदि हम रोटेट कर जा रहे हैं क्लॉकवाइज में, 1 2 3 क्लॉकवाइज में आप सिंबल मिल रहा है या संकेत मिल रहा है कि 1 2 3 जो हम रोटेट करा रहे हैं वो क्लॉकवाइज में अगर जाएगा, क्लॉकवाइज में, तो हम उसको क्या बोलेंगे? आर बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? आर बोलेंगे। और अगर मान लो कि 1 2 3, जैसे 1 है यहाँ, 2 है यहाँ, 3 है, अगर हम गिनती ऐसे करते हैं 1 2 3, यानी रोटेट कर रहे हैं 1 2 3, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज में अगर रोटेट कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे एस। देखिए एस यानी कि एंटी, ये क्या हो गया? क्लॉक, ऐसे घुमा रहे हैं ना, क्लॉक, उसको बोलेंगे हम लोग एस। जैसे इसी का देखा जाए, केवल ये दिमाग में रखना है कि लोअर जो प्योरिटी होना चाहिए वो कहाँ होना चाहिए? डैश में। वेज डैश प्रोजेक्शन के द्वारा हम समझा रहे हैं, फिर हम लोग आएंगे फिशर प्रोजेक्शन पर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये मेरा कायरल सेंटर है, यहां हाइड्रोजन लगा हुआ है। ठीक है, ये डैश के साथ
वेज के साथ मान लो कि यहाँ मेरा क्लोरीन लगा हुआ है, इधर लगा हुआ है आयोडीन, इधर लगा हुआ है ब्रोमीन। तो यह आर कॉन्फ़िगरेशन है कि एस कॉन्फ़िगरेशन है। करना क्या है, एटम को, जो चारों जो एटम है, इस एटम को एटॉमिक नंबर के आधार पर, जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उसको हम फर्स्ट मानेंगे। तो बोलो किसका ज़्यादा होगा, आयोडीन का, तो इसको हम फर्स्ट मानते हैं। इससे कम किसका है, तो ब्रोमीन का, इसको हम 2 मान लेते हैं। इससे कम किसका है, क्लोरीन का, तो इसको हम मान लेते हैं 3। घुमाइए, हमारा जो एटम मिल रहे हैं 1 पर मिल रहा, 2 पर, 3 पर, तो राउंड कैसे करेगा, 1 2 3, ये राउंड कर रहा है 1 2 3। क्लॉक वाइज में घूम रहे हैं कि एंटी क्लॉक वाइज में, क्लॉक वाइज में। कंडीशन क्या है कि ये जो लोअर है, क्योंकि चौथा यही होगा, तो खैर इसको गिनती कीजिए या ना कीजिए, है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं। हमको चाहिए 1 से चलेंगे किधर की ओर बढ़ेंगे, 2 की ओर, और 2 से किधर चलेंगे, 3 की ओर। बस इसमें देखना यही है कि 1 2 3 करने पर हम क्लॉक वाइज में रोटेट किए कि एंटी क्लॉक वाइज में किए। जैसे देखिए 1 2 3 किस में कर रहे हैं हम लोग, क्लॉक वाइज। और दूसरा कंडीशन क्या था आपका कि लोएस्ट जो पेरिटी होगा, जिसका परमाणु संख्या कम होगा, वो हमेशा वेज डैश प्रोजेक्शन में कहाँ लगा होना चाहिए, डैश पर लगा होना चाहिए। अगर डैश पर ना हो तो जो रूल बताएं कि 1 2 3 क्लॉक वाइज होगा तो आर मान लेना, तो सीधे उल्टा कर देना। क्लियर है, जैसा देखिए इसको क्या कहेंगे हम लोग, आर कॉन्फ़िगरेशन। अगर इस तरह के रहता, ये मेरा काइगल सेंटर है, ये डैश पर मान लो कि हाइड्रोजन लगा दिया मैंने, यहां पर हम आयोडीन लगा देते हैं, इधर हम लगा देते हैं ब्रोमीन, इधर लगा देते हैं आयोडीन। इस तरह का एटम का अरेंजमेंट है। तो नियम क्या है, पहला, एटॉमिक नंबर जिसका हाईएस्ट होगा उसको फर्स्ट मानिएगा, और उसी तरह से घटते हुए क्रम में आप, मतलब एटॉमिक नंबर का घटते हुए क्रम के अनुसार हम प्रायोरिटी देते चले जाएंगे। देखिए आयोडीन का ज़्यादा है तो फर्स्ट मानेंगे हम, इससे कम ब्रोमीन का है तो भाई सेकंड स्थान दे दिए, इससे इसका कम है तो तीसरा स्थान दे दिए। कैसे होता है, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन। तो फर्स्ट डिवीजन किसको मानते हैं हम लोग, जिसका हाईएस्ट नंबर होता है। तो खैर यहाँ तो अंक क्या लेना है हम लोग का, एटॉमिक नंबर से चर्चा करना है, एटॉमिक नंबर से, परमाणु संख्या से। जिसका अधिक होगा वो फर्स्ट होगा, उससे कम होगा सेकंड होगा, उससे भी कम होगा थर्ड, उससे भी कम होगा फोर्थ। तो देख लीजिए, पहला जो रूल था कि प्रायोरिटी का जो रूल है उसके अनुसार हम 1 2 3 कर दिया। दूसरा क्या था कि जब भी लोएस्ट जो होगा, यानी कम जो परमाणु संख्या जिसका होगा एटम का या ग्रुप का, वो हमेशा किस पर होना चाहिए, डैश पर होना चाहिए, हमेशा डैश पर होना चाहिए। तो डैश पर है, ठीक है, ये डैश पर लगा हुआ है। तो आर अगर क्लॉक वाइज मिलता है, जैसे देखिए 1 2 3 कैसा घूम रहे हैं हम लोग, एंटी क्लॉक वाइज, 1 2 3 एंटी क्लॉक वाइज में रहिएगा तो क्या मानेंगे इसको, एस कॉन्फ़िगरेशन, एस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, आओ देखिए यहाँ पर बहुत मिस्टेक हो गया, आयोडीन हम ले लेंगे तो फिर कायरल सेंटर होगा नहीं, आयोडीन ब्रोमीन, यहाँ हो जाएगा क्लोरीन, तब ना तीसरा स्थान आएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। और लिखा जाए इस तरह से वेज डैश प्रोजेक्शन को हम लोग आर कॉन्फ़िगरेशन किसको कहेंगे और एस कॉन्फ़िगरेशन किसको कहेंगे, बस दो ही नियम है। परमाणु संख्या के आधार पर हम उसको क्या दे देंगे, प्रायोरिटी देंगे, सीनियरिटी देंगे, कौन सीनियर बा, अंकों के द्वारा फर्स्ट
सेकंड, थर्ड। फर्स्ट डिवीजन है यानी ज़्यादा है, एटॉमिक नंबर 1 रहेगा, सेकंड, थर्ड। दूसरा क्या है कि जिसका परमाणु संख्या लोएस्ट है, कम है, वो हमेशा डैश पर होगा। तो एंटी क्लॉकवाइज अगर आप घूम रहे हैं, 1 2 3 कर रहे हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज में मिल रहा है तो उसको हम एस कहेंगे, और क्लॉकवाइज में मिल रहा है तो उसको हम आर कहेंगे। ठीक है, तो आइए एक दो एग्जांपल और चला देते हैं। जैसे मान लो कि आप कोई स्ट्रक्चर जो दिया हुआ है वेज डैश कॉन्फ़िगरेशन के फॉर्म में, वो दिया हुआ है इस तरह से। मान लो कि यहां दे दिया हमको क्लोरीन, और ये हमको दे रहा है, मान लेते हैं कि अरेंजमेंट यहां जो किया वो ब्रोमीन कर दिया, और इधर कर दिया आयोडीन, और इधर कर दिया हाइड्रोजन। ठीक है, आप लोग का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है जो हम चर्चा कर चुके हैं पेन के द्वारा। ठीक है, अब देखिए तो जरा पहला नियम जो है क्या है, परमाणु संख्या के आधार पर नंबरिंग कीजिए। जिसका परमाणु संख्या ज्यादा 1 हो जाएगा, इससे कम किसका है भाई, ब्रोमीन का है 2, फिर किसका कम है 3। तो 1 2 3, 1 2 3 कैसे घूम रहे हैं, क्लॉकवाइज में घूम रहे हैं। मगर दूसरा नियम था कि जो डैश पर जो होना चाहिए वो कम परमाणु संख्या वाला होना चाहिए। लोएस्ट एटॉमिक नंबर जिसका होगा वो हमेशा कहाँ रहना चाहिए, डैश पर। तो ये डैश पर तो है नहीं, तो डैश पर अगर नहीं हो तो सीधे आप उल्टा कर दीजिएगा। मिल रहा है क्या चीज, होना चाहिए आर, मगर नहीं होगा, होगा एस। क्लियर है, क्योंकि जब इसको हम बदलेंगे, ठीक है, तो थोड़ा एक और नियम है, उसको चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। अब आइए फिशर प्रोजेक्शन में देखा जाए आर और एस का। अब आइए दूसरा हम चर्चा कर रहे हैं फिशर प्रोजेक्शन में। फिशर प्रोजेक्शन, ध्यान दीजिएगा, फिशर प्रोजेक्शन की हम चर्चा कर चुके हैं कि आप फिशर प्रोजेक्शन को किस तरह से आप अरेंजमेंट कीजिएगा। याद पड़ा, फिर से याद कीजिएगा कि जो आप IUPAC नेम लिखते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसका नंबरिंग करते हैं, यानी मेन चेन बनाते हैं। तो मेन चेन हमेशा वर्टिकल लाइन पर होता है, और आपका शेष जो हो जाएगा वो हॉरिजॉन्टल लाइन पर होंगे। और ये जो मध्य बिंदु देख रहे हैं यही है मेरा कायरल सेंटर। क्लियर है, जैसे मानकर चलते हैं कि यहां पर मान लो कि हाइड्रोजन सजा हुआ है, इधर OH लगा हुआ है, इधर CHO लगा हुआ है, इधर CH3 लगा हुआ है। ठीक, तो ये मेरा R कॉन्फ़िगरेशन में है कि S में है। तो इसका रूल उसका भी वही है। पहला नियम क्या है, CIP रूल क्या कहता है कि परमाणु संख्या के आधार पर नंबरिंग कीजिए, यानी पहला प्योरिटी तय कीजिए। और इसका दूसरा है, ध्यान दीजिएगा, फिशर प्रोजेक्शन में दूसरा कंडीशन यही है कि लोएस्ट जो आपका प्योरिटी मिलेगा, मानो जिसका परमाणु संख्या कम होगा, लोएस्ट एटॉमिक नंबर जो होगा वो हमेशा वर्टिकल लाइन पर होना चाहिए, वर्टिकल लाइन पर, वो भी नीचे की ओर, टॉप में नहीं। टॉप में तो जानते हैं कौन रहता है, जो हम लोग गिनती करते हैं वो रहता है फर्स्ट में जो आता है। ठीक है, याद रखिएगा कि लोएस्ट जो प्योरिटी होगा, जिसको आप कम उसको मतलब आंकिएगा, परमाणु संख्या जिसका कम होगा वो हमेशा वर्टिकल लाइन पर रहेगा। तो यदि 1 से 2, 2 से 3 अगर हम करेंगे तो रोटेशन यदि क्लॉकवाइज में मिलेगा
क्लॉकवाइज में, तो इसको क्या मान लेंगे, क्लॉक कर दिए आर। अब यदि एंटी क्लॉकवाइज में मिलेगा, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत दिशा, तो एस। अब अगर हाइड्रोजन या लोएस्ट जो आपका एटॉमिक नंबर है वो वर्टिकल लाइन पर नहीं रहेगा, तो बस चेंज कर देना है। आर जो होगा उसको हम एस कहेंगे, एस जो होगा उसको हम आर कहेंगे। कब? जब लोएस्ट जो आपका होगा एटॉमिक नंबर, लोएस्ट एटॉमिक नंबर कहां हो, नंबर वाला एटम कहां हो, तो हॉरिजेंटल लाइन पर हो, हॉरिजेंटल लाइन पर, हॉरिजेंटल पर होगा तो आर को क्या कहेंगे, एस, एस को क्या कहेंगे, आर। अब अगर वर्टिकल पर है तब तो कोई टेंशन नहीं है, क्लियर है। वर्टिकल लाइन पर यदि लोएस्ट वाला है तो सीधे हम बोलेंगे कि क्लॉक तो आ रही, एंटी क्लॉक एस, क्लियर है। अब इसको देख लिया जाए। अब तो आसानी से आप लोग बता सकते हैं। आइए परमाणु संख्या के आधार पर हम लोग नंबरिंग करते हैं, ठीक है। ये मेरा क्या है, काइरल सेंटर है, काइरल सेंटर है मेरा। देखिए तो इस काइरल सेंटर से यहां कार्बन जुड़ा हुआ है, इधर भी क्या जुड़ा हुआ है, कार्बन जुड़ा हुआ है। इधर देखिए, इधर से जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन और इधर से जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन। तो देखिए तो ऑक्सीजन है, यहां कार्बन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है। तो परमाणु संख्या किसका ज्यादा होता है, ऑक्सीजन का, है ना। तो इसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, ऑक्सीजन का ज्यादा हो रहा है, ठीक है। मगर एक चीज और, हाँ यहां देखिए, अब ये दोनों में देख रहे हैं कि दो इसको दें कि दो इसको दें, तो यहां भी कार्बन, यहां भी कार्बन। तो बगल वाला को जांच करेंगे हम कि बगल वाला कौन है। तो इसके बगल वाला कौन लगा हुआ है, ऑक्सीजन लगा हुआ है। इसके बगल में कौन लगा हुआ है, हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन का ज्यादा होगा, तो ये आ जाएगा नंबर 2 और ये आ जाएगा आपका 3। ये चौथा है, चौथा से हमको कोई लेना देना नहीं है, रोटेशन में हमको चौथा नंबर यूज नहीं करना है। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 घूम रहा है कैसे, एंटी क्लॉकवाइज में। 1 2 3, 1 2 3 ऐसे घूम रहा है। अब देखना केवल यही है कि हाइड्रोजन क्या वर्टिकल लाइन पर है, तो नहीं है। तो नियम क्या कहता है कि यदि होना चाहिए था क्या, एस, मगर यह वर्टिकल लाइन पर नहीं है, हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, इसलिए होगा आर। क्लियर है, हॉरिजॉन्टल लाइन पर है इसीलिए एस को हमने क्या कह दिया, आर कह दिया। अगर ये वर्टिकल लाइन पर होता, जैसे कि एक और एग्जांपल इसी तरह का, जैसे यही चीज को देखा जाए, CHO, ठीक है, यहां H है, यहां OH है, यहां मेरा CH3 है। 1 2 और ये होगा 3, 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज। हाइड्रोजन देखिए लोएस्ट वाला एटॉमिक नंबर जो एटम है वो कहां है, वर्टिकल पर कि हॉरिजॉन्टल पर, वर्टिकल पर। तो एकदम क्लियर है, सही है, एस मिल रहा है तो एस ही होगा, ठीक है। और देख लिया जाए एक एग्जांपल और, उसके बाद आगे चर्चा हम लोग करेंगे कि कौन सा कंपाउंड है ना। 1 कायरल सेंटर वाला तो चर्चा कर दिए हैं कि ऑप्टिकली एक्टिव होगा, 2 कायरल सेंटर रहेगा तो हम चर्चा करेंगे कि ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि नहीं होगा। चलिए अब चर्चा कर देते हैं। CHO यहां दिया हुआ है, OH, H, OH, H और फिर दे देता है आपको CH2OH। तो देखिए पहला नंबर कायरल सेंटर इसका कितना है, 2 है।
तो हमको कायरल सेंटर को देखना है कि आर फॉर्म में है कि एस फॉर्म में है। इसके लिए क्या रूल है? परमाणु संख्या के आधार पर नंबरिंग करो, जिसका परमाणु संख्या ज्यादा होगा उसको 1 मानेंगे, 1। अब देखिए, इस कायरल सेंटर से एक कार्बन जुड़ा हुआ है और इस कायरल सेंटर से ये जुड़ गया नहीं, ये वाला, दिस इज द, ये मेरा कायरल सेंटर है, ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहां भी कार्बन और इस कायरल सेंटर से देखिए यहां भी कार्बन। तो अब किसको भाई 1 2 किया जाए? 1 तो ये हो गया, 2 इसको माने कि 2 इसको माने? तो देखिए, तो CHO का स्ट्रक्चर जो होता है वो C डबल बॉन्ड O सिंगल बंधन H होता है। क्लियर? यानी C डबल बॉन्ड O के मतलब हो गया एज ए लाइक, यदि इस बॉन्ड को अगर तोड़ दिया जाए तो एक हाइड्रोजन यहां आ जाएगा, एक कार्बन यहां जोड़ सकते, या ऐसे मान लीजिए कि डबल बंधन है यहां पर, तो 2 ऑक्सीजन है एज ए लाइक मान लो। ठीक, तो यहां कार्बन से भी देखिए ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, मगर यह सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, और यहां किससे जुड़ा हुआ है? डबल बॉन्ड से। तो कौन सीनियर हो जाएगा? डबल वाला, क्योंकि उसका परमाणु संख्या हमको ज्यादा मिलेगा, 2 ऑक्सीजन के बराबर मिलेगा। तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा मेरा 3। इस कायरल सेंटर का निकाल रहे हैं हम। क्लियर है? अब देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 मिलना चाहिए S, मगर हाइड्रोजन या लोएस्ट एटॉमिक नंबर हॉरिजेंटल पर बा कि वर्टिकल पर बा? तो हॉरिजेंटल, तो उल्टा S नहीं R होगा। उसी तरह ये इसका किया जाए, इस कायरल सेंटर को, अब इस कायरल सेंटर को निकालते हैं, इसलिए इसको मिटा दिए। 1 है, जरा समझना, इस कायरल सेंटर से कार्बन जुड़ा हुआ है, अब इस कायरल सेंटर से ये भी कार्बन जुड़ा हुआ है, दोनों कार्बन है, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन। यहां तो परमाणु संख्या सेम मिल रहा है, तो बगल वाला को देखेंगे तो बगल वाला ऑक्सीजन है, बगल वाला ऑक्सीजन है, तो इसके भी बगल में क्या है? ऑक्सीजन है। ठीक, इधर देखिए, इधर जुटा क्या है? हाइड्रोजन, अब इधर हाइड्रोजन, तो इसमें भी हाइड्रोजन है, 2 है, तो एक तो एक्स्ट्रा जा रहा है ना, तो ये हो जाएगा 1 2 और ये आ जाएगा 3। क्लियर है? ध्यान से समझिएगा, इस कायरल सेंटर से स्टार मार देते हैं, इस कायरल सेंटर से यह कार्बन और यह भी कार्बन है, यहां तो कार्बन ही होता है, तो दोनों तो कार्बन का एटॉमिक नंबर सेम रहा, तो बगल वाला देखेंगे तो बगल में ऑक्सीजन, तो एक रो बगल में ऑक्सीजन, और देखा जाए तो हाइड्रोजन, तो इधर भी हाइड्रोजन, इधर देखा जाए एक हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन इसका तो और ज्यादा ना है, तो इसका प्योरिटी ज्यादा मिलेगा, तो हो जाएगा 1 2 3 1 2 3 1 2 3। कैसे घूम रहे हैं? क्लॉकवाइज। मिलना क्या चाहिए? R, मगर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यह हॉरिजॉन्टल पर है, इसलिए होगा S। ये हो गया RS कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब जब RS कॉन्फ़िगरेशन क्लियर हो गया, तो अब हम लोग समझाएंगे कि वेज डैश को कैसे आप कन्वर्ट कीजिएगा फिशर में, और फिशर प्रोजेक्शन का ही D और L नोमेनक्लेचर होता है, वेज डैश का नहीं। मगर हम लोग R वेज कॉन्फ़िगरेशन से हम लोग पकड़ेंगे कि वेज डैश को भी हम लोग DL नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए वही 3 चीज हथियार हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।